अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। उम्मीद है दोस्तों मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। मैंने थोड़ा-सा हेडफ़ोन्स वग़ैरह से आज यूज़ कर रहा हूं। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही होगी या नहीं। बहरहाल कमेंट के ज़रिए आप हमें बता देंगे। इस वक़्त ये प्रोग्राम ट्विटर पर आवाज़ हक लाइव पर और आवाज़ हक अनसेंसर्ड पर जा रहा है। आवाज़ बिल्कुल ठीक है? चलें गुड हो गया। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। अ, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कम है तो अपने हेडफ़ोन्स चेक करें ज़रा। हाँ जी? और 1 मिनट ज़रा दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ आवाज़ को बढ़ा दूँ। अब ज़रा मुझे बताएँ खड़-खड़, शोर-शोर तो नहीं आ रहा? अब आवाज़ ठीक होगी? हुँ? चलें गुड हो गया। अगर फिर भी किसी को लो लग रही होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने हेडफ़ोन्स वग़ैरह जो हैं उनकी साउंड वग़ैरह चेक कर लेना है। चलें नंबर 1 हो गई, ठीक हो गई। चलें गुड, वेरी गुड। आज का चैप्टर 3 जहालत का धंधा कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीज़न 2 का तीसरा चैप्टर आज फ्राइडे को आगाज़ हो चुका है और डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स पहला एपिसोड था डिबेट मत करना, जिसमें हमने आपको बताया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनके बड़े 2 चैंपियंस और भी कुछ लोग डिबेट से पीछे हटना शुरू हो गए हैं। उसके पीछे एक ख़ास स्क्रिप्ट है, ख़ास एक प्लान है जिससे आपको पता चलता है कि ये लोग डिबेट के मैदान में क्यों नहीं उतर रहे, जितने इस्लामोफ़ोब्स हैं। कोई बात कर रहे हैं भाई कि इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव क्यों नहीं आप अटैच कर रहे? उसके पीछे रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जब मैंने देखा कि देखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि हम अपनी आवाज़ वहाँ रखें जहाँ जानने वाले, सुनने वाले लोग ज़्यादा हों। तो इसीलिए मैंने इसको ट्विटर के साथ अब लिंक किया है, तो काइंड ऑफ हमारी हर हफ्ते ट्विटर स्पेस टाइप हो जाती है। तो ट्विटर के ऊपर आप लोग शेयर करते हैं, बड़ी तादाद में लोग देखते हैं। वहाँ पर ओरिजिनल आईडीज़ के साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इस्लामोफ़ोबिक भी हैं, तो उन तक भी बात पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी एपिसोड थी पॉलिटिकल विंग। 4 जून के रिज़ल्ट के बाद हमने वो गुफ्तगू की थी और उसमें एक्सप्लेन किया था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, वो कैसे हिंदुत्व का एक पॉलिटिकल विंग है सोशल मीडिया के ऊपर और मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर। ये पॉलिटिकल विंग किस तरीके से एक पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए, एक स्क्रिप्ट को फ़ॉलो करते हुए, एक प्लान को फ़ॉलो करते हुए और एक टेक्नीक और प्रोसीजर को फ़ॉलो करते हुए बड़े गैर महसूस अंदाज़ के अंदर, ठीक है जी? जितने नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके दिलों में इस्लाम के लिए नफ़रत पैदा करना और मुसलमानों के प्रति क्रोध और नफ़रत पैदा करना, इस पॉलिटिकल विंग का टॉप एजेंडा है और इस एजेंडे पे ये काम करते हुए ये चीज़ करते हैं। जी, ये चीज़ है। इसको हमने एक्सप्लेन किया था। ये चीज़ ग्रास रूट लेवल के ऊपर या ग्राउंड रियलिटी में किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, ये रिसेंटली हमने बहुत सी चीज़ें दिखाई। जिस किसी को शौक है, आवाज़ हक लाइव के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज़ के नाम से, उसको गो थ्रू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों हम इसको एक पॉलिटिकल विंग समझते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर और मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी स्क्रिप्ट को फ़ॉलो करते हुए कम्युनिटीज़ को लड़वा रहा है। यानी वो इश्यूज़ सामने लाए जा रहे हैं जिसका मॉडर्न डे मुस्लिम प्रैक्टिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? मॉडर्न डे मुस्लिम की प्रैक्टिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इस चीज़ को हमने खुल के एक्सप्लेन किया है कि अगर सिर्फ़ शास्त्रों में लिखी हुई बात, चाहे वो मॉडर्न डे प्रैक्टिस के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है? अपने इर्द-गिर्द के हालात की वजह से,
तो सिर्फ शास्त्रों में लिखी हुई बात को आपने किसी कम्युनिटी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए या उनको रेडिकल प्रेजेंट करने के लिए या उनको एक्सट्रीमिस्ट दिखाने के लिए या आपने उनके लिए अगर आपने ग्राउंड तंग करना है, उनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना है, तो फिर आपके शास्त्र भी खुलेंगे। फिर सनातनी ये नहीं कह सकेगा कि जी आज का सनातनी कौन-सा धर्मशास्त्र को मानता है, आज का फलाना क्यों करता है, आज हम कहाँ ये इम्प्लीमेंट करते हैं, आज कहाँ नियोग होता है, आज कहाँ जनाब लौंडीबाज़ी चलती है सनातन धर्म में जो चला करती थी। हुँ? ये चीज़। अच्छा, तो आज तीसरा एपिसोड है, तीसरा चैप्टर। इसको बहुत गौर से और गंभीरता से सुनना है, स्पेशली मुस्लिम यूथ ने, जितने नौजवान हैं। क्योंकि ये जो आज मैं गुफ्तगू करूँगा, चंद मिनटों की और बड़ी सादी-सी, मैं कोई फ़िलॉसफ़ी, कोई हैवी टर्मिनोलॉजीज़, कोई हैवी किस्म का जनाब कोई इन्फॉर्मेशन का फ्लड नहीं दूँगा। कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा, बड़ा शुद्ध सा, बड़ा देसी सा, कि उसको आप तक पहुँचाना है। हुँ? इससे होगा क्या? यूथ को जहाँ दुनिया के कई मामलात में क्रिटिकल थिंकिंग और कंपैरेटिव एनालिसिस का जज़्बा पैदा होगा, वहीं उनको इस्लाम के बारे में देखने के लिए एक पैराडाइम मिलेगा, एक एक थीम मिलेगा, ठीक है? एक लेंस मिलेगा, जिससे वो तहकीक के दरीचों से जब सफ़र करते हुए हल्की-हल्की चाप से किसी फ़ैसले की जानिब बढ़ेंगे, उनको इससे सहायता मिलेगी इंशाअल्लाह, मुस्लिम यूथ को। सेकंडली जो नॉन मुस्लिम इस वक़्त हमें सुन रहे होंगे, अगर तो कंप्लीटली अ, वायरस जो है इस्लामोफ़ोबिया का उनके दिमाग को हाइजैक नहीं कर सका, तो कुछ खाना अभी बाकी है, तो उनको भी कुछ सीखने को मिल सकता है, इसलिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। वो गुफ्तगू क्या है? वो है जहालत का धंधा कैसे होता है, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं ऑफ़िशियल पर एक वीडियो पड़ी है, जाहिल रहोगे तो एक्स मुस्लिम बनोगे। उस क्लिप के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लाइव एक एक्स मुस्लिम किसी दूसरे बेचारे सादा से मुसलमान को एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसका उसके पास नॉलेज नहीं है और ये होने के बाद वो उससे कहता है, "देखा, तुम्हें इस चीज़ का किसी स्कॉलर ने नहीं बताया? तुम्हें इस चीज़ का किसी स्कूल में नहीं पता चला? तुम्हें इस चीज़ का किसी मदरसा में नहीं पता चला ना? देखा, एक्स मुस्लिम तुम्हें बता रहे हैं। आहाहाहा! क्या बात है! हमने तुम्हें ये ज्ञान दिया है, लिहाज़ा अब इस्लाम को छोड़ो, हमारे पीछे चल पड़ो। वेरी गुड, ये सही है। भई एक इंसान अगर कोई अपनी जहालत की वजह से सच की तलाश नहीं कर पाया या अपनी सुस्ती और काहली की वजह से और ठरकी किस्म की रीलें देखने की वजह से और ठुमकों में और जनाब अजीबो-गरीब किस्म के ट्रेंड जो लड़कियाँ चला रही हैं, गंद मचा रही हैं, उनकी जुल्फ़ों का असीर हुआ बैठा या बल खाती हुई कमरों में उलझ बैठा या उभरे हुए जनाब कुछ हिस्सों में उसकी आँखें फँस गईं और उसने कभी तौफ़ीक ही नहीं की कि अपने धर्म के बारे में जानकारी ले सके, इसमें धर्म का क्या कसूर है? कसूर तो उसके मचलते हुए जज़्बात का है, ना, कसूर तो उसके फुदकते हुए खुमार का है। जी, जी, कसूर तो उसके जो है ना भटकती हुई और महकती और दहकती और बहकती हुई भावनाओं का है। इस्लाम का क्या कसूर हो गया भई? हैं? वाह! खुद को बदलते नहीं, इस्लाम को बदल देते हैं। वाह रे आज के मुसलमान! ये हो गई है हकीकत। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो वो क्या कहता जी? कहता देखें, ये खबर मैंने और जिस तरह यीशु की कुत्ती भी ना चौड़ी फ्री में बैठी, चौड़ी हो रही होती है। मैं उसको कहा है किसी लाइव उधर अपना नेशनल टीवी के ऊपर हमारे साथ बैठ, पता चल जाएगा तेरी जनता को भी और हमारा भी। अच्छा भाई, कई सनातनियों को, कई इस्लामोफोब्स को ये खुमार है कि को बहुत बड़ा तोप है, तो भाई बिठा लो, अरेंज कराओ ना यार, पावर तो तुम्हारे पास है। चलो 400 पार ना सही,
कुछ ना कुछ तो लिया है ना। चलो अयोध्या ना सही, वही सीट तो मिली है ना जी। चलो जनता का दिल ना सही, सिंहासन पर तो तुम बैठ गए हो ना, तो बुला लो, दूध का दूध और मूत्र का मूत्र कर देंगे। दिक्कत क्या है? ये घोड़ा और ये मेरा मैदान, क्या दिक्कत है? बैठ जाते हैं। अच्छा, तो ये जोश और होश और खरोश तभी पता चलेगा जब मैदान में बैठेंगे, उसके अलावा नहीं पता चलेगा भाई। हम्म। भाई नेशनल टीवी आपके हैं, सैलरीज आप देते हैं, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए आपको जाता है। अनिल यादव बोलता है इलेक्शन के करीब 15 से 20 करोड़ रुपया न्यूज नेशन को मिला। अनिल यादव बोलता है भाई, मैं तो नहीं बोलता। 10 साल तक पत्रकारिता के ड्यूटी वो करता रहा है। 15 से 20 करोड़ रुपया एक चैनल को मिलता है। गरीब जाए तेल लेने, गरीब जाए भाड़ में, मुसलमान जाए रोड पे, आम हिंदू जाए गंगा जमुना में, मगर मीडिया तो आपके हाथ में है, तो बुलाओ, क्या दिक्कत है? नहीं बुलाएंगे। अच्छा, एक उठा कहता है फेस के साथ आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, आ जाओ। होगा न्यूज नेशन, इंडिया टुडे, हाँ जी, इंडिया टीवी, नेशनल टीवी होगा। देख लेना थोबड़ा मेरा, जो हुसन का शाहकार देखना है देख लेना। हाँ जी, हमें तो कोई गुरूर नहीं है, मगर अगर आपको शौक है तो देख लेना भाई, क्या दिक्कत है? अच्छा खैर, वापस आ जाए। जहालत का धंधा, इसको समझ रहे हैं। होता क्या? सबसे पहले टेक्निक समझें। हमारी यूथ टेक्निक समझ ले, हो क्या रहा है। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक्स, स्नैपचैट्स और अदर एप्स, इन एप्स के ऊपर प्रॉपर फंडेड ग्रुप्स बनाए जाते हैं। आम यूथ को यह चीज नहीं पता। प्रॉपर फंडेड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए सोचो, चलो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कॉन्स्पिरेसी हो, ठीक है ना, कि मैं जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश कर रहा हूं ना। जिन लोगों को शक है तो हल्का सा इशारा दे देता हूं। जो लोग लैपटॉप्स के लिए, स्टूडियो माइक्स के लिए, इंटरनेट पैकेजेस के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, ऑफिसेस के लिए, डेस्क्स के लिए, हेडफोन्स के लिए पैसे दे सकते हैं और बाकायदा मंथली पैकेजेस सेट किए जा सकते हैं, वो लोग ही ऐसी डिस्कॉर्ड पर और टेलीग्राम्स के ग्रुप के अंदर लोगों को हायर करते हैं। एक बात आपको बता दूं, ये जो अंडर द टेबल मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को आपस में लड़ाने के लिए जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है अंडर द टेबल, अब ये है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी है, इसीलिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर हर उस बंदे को साइड पे कर दिया गया जिसने ऑडिट की बात की, कि इन लोगों का ऑडिट करवाया जाए, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन सा अकाउंट है, उसने कितने पैसे दिए थे, मंथली किसकी क्या इनकम है, मंथली किसका क्या है, इनका ऑडिट करवाया जाए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, साफ तौर पर सामने आ जाएगा कि वो पैसा किस तरीके पर किन जगहों पर लग रहा है। मगर ये कभी नहीं करवाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मनी है, वो दिया ही हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने के लिए है, ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई बंदा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी ओपन हुई थी, जिसका बाद में केस चला, फिर वो बंद हो गई।
वो कंट्रोवर्सी थी कि वेलफेयर के नाम पर, ठीक है, और इसी तरीके से डोनेशंस के नाम पर, फंड्स के नाम पर कुछ लोगों ने बाहर से पैसा, ब्लैक पैसा व्हाइट करवाने के लिए इन्वेस्ट किया है थ्रू डोनेशन। एनजीओज बनती हैं, ठीक है, एनजीओज का बैनर होता है सामने, बैंक अकाउंट होता है सामने। अब उनके पास ये राइट होता है कि एवरी टॉम डिक और हैरी से पैसे आ रहे हैं फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर के नाम पर वो पैसा आता है। अब गवर्नमेंट जो है उनके लिए उनको लो प्रोफाइल रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उनके ذहन में होता है कि यार ये गवर्नमेंट का राइट हैंड का किरदार था, मतलब गवर्नमेंट अगर लोगों को या निचले तबकों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो चलो ये एनजीओज काम करेंगी। वहां से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लोग डोनेशंस के नाम के ऊपर भेजते हैं। अब सुनना यहां पर पॉइंट, उन करोड़ों और लाखों रुपए की रिसिप्ट बनाई जाती थी, जो रिसिप्ट दी जाती थी उस डोनर को और उस इन्वेस्टर को। वो रिसिप्ट का मतलब होता था कि ऑफिशियली ये पैसा ब्लैक की बजाय व्हाइट हो चुका हुआ है। अब वो पैसा एनजीओज के अकाउंट में आता था। अब वो बंदे क्या करते थे कि ट्रैवल करते थे, ट्रैवल कर कर इंडिया, पाकिस्तान या अपने नेटिव इलाके में आ गए, फिर उन पैसों को उन्हीं लोगों से विड्रॉ करवाते थे। उन लोगों से ही मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर वो डिपॉजिट करवाते थे। जब वो डिपॉजिट होता था तो उनकी, जिसे हवाला हुंडी का टर्म भी यूज करते हैं, हवाला हुंडी, उनकी कमीशन होती है कि अगर आपने इतने करोड़ रुपए ब्लैक के साथ व्हाइट करवा दिए हमारे, तो आपने 5%, 10% आपका पैसा होगा। अब जो एनजीओज होती हैं उनके बैकएंड पर ये फिलॉसफी चल रही होती है कि चलो यार हराम का पैसा है मगर किसी गरीब का काम आ जाएगा, ठीक है, इसलिए वो ये काम कर रहे होते हैं। दैट्स वाई कई एनजीओज कंपनी पर फिर क्रैकडाउन होता है और पता चलता है कि वो फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर या कुछ इलीगल एक्टिविटीज के अंदर फिर इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनके खिलाफ फिर क्रैकडाउन चलता है और उनको शट डाउन किया जाता है। खैर, मैं टॉपिक को बोरिंग नहीं करना चाहता, तो ये एक एक रियलिटी है जो हम डोनेशंस के नाम पर, फंडिंग्स के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर हम मुख्तलिफ एरियाज के अंदर देखते हैं। सिमिलरली एक्स मुस्लिम मूवमेंट इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया गया कि यहां पर करोड़ों रुपए, करोड़ ऑफ इंडियन रुपीस को, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इनको ये कैंप्स और बैंक के स्टॉल्स नजर आए, मुख्तलिफ पेपाल के, यूपीआई के अकाउंट्स। सो हियर वी गो, बाहर से पैसा आता है, वो पैसा इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है ऑन द नेम ऑफ डोनेशन, ऑन द नेम ऑफ मूवमेंट, और वो पैसा फिर इनके थ्रू विड्रॉ करवाया जाता है और इनकी परसेंटेज तय होती है और वो पैसा फिर जहां हिंदू मुस्लिम फसाद के लिए इस्तेमाल होता है वहीं कुछ और कामों के लिए भी फिर इस्तेमाल किया जाता है, लड़कीबाजी के लिए, नशे तमाशों के लिए और कई रंगबाजियों के लिए। तो ये एक चीज। अब इस पैसे को पॉलिटिकली यूज करने के लिए ये पॉलिटिकल विंग यूज करता है इस तरह के ग्रुप्स बनाने में। अब आ रहा है हमारा चैप्टर 3 का सीक्वेंस। ये ग्रुप्स क्या काम करते हैं जिनको ये पैसे के तौर पर हायर करते हैं? ये ग्रुप्स क्या काम करते हैं इसको जरा समझना आपने। इन ग्रुप्स की 3 से 4 इनके टास्क होते हैं डेली, 3 से 4 टास्क। इसको गौर से सुन लें। नंबर 1, आपने मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम लड़कों जिनकी उम्र 18 से 25 साल के अंदर है, इन आईडीज को ढूंढना है और इन आईडीज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि किसी तरीके से डीएम में इनके साथ चैट को एक्टिव किया जाए, एनेबल किया जाए। दिन के अंदर अगर आपने 50 लड़कियों को या 50 लड़कों को, यूथ को मिक्स, अगर आपने इनको किसी तरीके से डीएम के अंदर एनेबल यानी इनको भेजा है, तो उन 50 के अंदर से मिनिमम मिनिमम भी अगर आप मानकर चले तो 5 तो काबू आएंगे। वो 5 जो यूथ होगी उनके साथ आपने एंगेज होना है और खुरेच कर चेक करना है कि वो रिलीजन के मामले में कितने जानकार हैं। सुन रहे हैं जरा? आपने ये इंफॉर्मेशन निकालनी है कि रिलीजन को लेकर वो कितने एक्टिव हैं। फिर वहां से अगला सिलसिला शुरू होगा। उनको कहा जाएगा
कि हमारा फलां ग्रुप है या हमारा फलां जो है जनाब डिस्कॉर्ड सर्वर है, इसके ऊपर अगर आप ज्वाइन होते हैं तो हम मजीद गपशप करेंगे, बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर डिस्कशंस होती हैं, यहाँ पर डिबेट्स होती हैं, इस तरीके से पुल किया जाता है ट्रैफिक को। अब ये याद रखें, वो जो 5 लड़के या लड़कियां निकल कर सामने आए हैं, उनमें से आज की यूथ ज्यादातर अपने रिलीजन के मामले में जाहिल होती है। ये है जहालत का वो धंधा जो एक्स मुस्लिम्स ड्रैग करके उस युवा पीढ़ी को उन ग्रुप्स के अंदर लेकर आते हैं। अब होता क्या, आपने कभी देखा होगा कि आप किसी छोटे से बच्चे को कोई मैजिक ट्रिक दिखाएं तो वो सुपर एक्साइटेड होता है और शॉक में चला जाता है, और इतना ज्यादा आपसे वो, यानी यूं समझ लें, इस मामले के अंदर क्यूरियस हो जाता है कि वो आपके पीछे पड़ जाता है, आपसे इंस्पायर हो जाता है, उसको लगता है कि उसके करता धरता आप ही हैं। ठीक है, वो आपसे इंस्पायर हो जाता है। ऐसी सूरत में ये नौजवानों को कुछ ऐसी यूनिक किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि यूनिक होती है उनके लिए, नॉट फॉर अ लर्नड पर्सन, और जो बंदा रिलीजन के मामले में एजुकेटेड हो उसके लिए नहीं। मगर वो यूथ चूंकि कच्चा बादाम दादा पक्का बादाम, वो इसी चक्कर में बेचारी रह गई होती है, या फिर वो इस तरह के फजूल किस्म के ट्रेंड्स के अंदर सुबह शाम उन्होंने अपनी आंखों को धुंधला कर लिया होता है देख देख के। तो ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन बड़ी ही सरप्राइजिंग होती है। अब होता क्या, सरप्राइजिंग फैक्टर जब ऑन होता है तो लड़की हो तो वो लड़के से और लड़का हो तो लड़की से इंस्पायर हुए बगैर या यानी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, अब वो उस ग्रुप के अंदर जुड़ते हैं। यहां से स्टोरी शुरू होती है जहालत के धंधा का आखिरी स्टेप। वो होता है किसी तरीके से इन बड़े बड़े एक्स मुस्लिम्स के धंधे को चमकाने के लिए और लाइव स्टेज पर हिंदू इन्वेस्टर्स को और डोनर्स को स्टेज पर दिखाने के लिए कुछ करेक्टर्स और एक्टर्स चाहिए। उनको लाने का तरीकाकार ये होता है कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़के जो कि इस तरह ग्रुप के अंदर आए हों, उनको स्टेज पर ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए, ताकि हिंदुओं को यह लग सके कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। नंबर वन। नंबर दो, मुस्लिम यूथ को जो कि हिचकिचा कर रिलक्टेंट है, हेजिटेंट है स्टेज पर आने से, उनको कंफर्टेबल किया जा सके, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ताकि वो भी एक्स मुस्लिम्स के स्टेज पर आकर ऑल बॉल बकें, और किसी भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं होगा क्योंकि बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है। तो उनकी जहालत का धंधा स्टेज के ऊपर किया जाता है। दैट्स वाई आज की एपिसोड का नाम है जहालत का धंधा। अब आप ये समझे। अब आपने अक्सर, वैसे तो ना देखें, बेहतर यही है क्योंकि यही धंधा है उनका, तो इसी चीज को हम एक्सपोज करते हैं, और हमें चाहिए कि हमें अपना पैगाम मुसलमानों तक जितना ज्यादा हो सके वो करें। अब होता क्या है, आपने अक्सर एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर देखा होगा, एक लड़की आएगी और लड़की आकर बड़ा जोर लगा रही होगी, नहीं सर ऐसे है, ऐसे ऐसे है, और आपको सुन के पता चल रहा होगा कि इस्लाम की 0/निल इज इक्वल टू सन्नाटा नॉलेज है इस लड़की को। मगर वो गट्स कहां से आए कि वो स्टेज पर बैठी है। इसका मतलब ये है कि उस लड़की को बाकायदा पूरी तरीके से एक लंबे अरसे से ये चीज उसको कंफर्ट जोन में लिया गया है ताकि वो आकर बिलबिला सके, और चंद दिनों बाद वही लड़की आपको नजर आती है, सर मैं तो बड़े शेखुल इस्लाम के घराने की थी, सैयद फैमिली से मेरा ताल्लुक था, हाशमी सैयद थी, इस्लाम को मैंने घोल कर पिया था, कुरान मेरे सीने पर लिख दिया गया था जब मैं 8-9 साल की थी, 5 वक्त की नहीं मैं तो 12 वक्त की नमाज भी कजा नहीं करती थी, सो भी जाती थी तो मेरा वजू नहीं टूटता था, इतना मैंने अमोजा सीमेंट का बनवाया था, सर चुंदरी मेरी नहीं उतरती थी चाहे मैं नहाने भी जाऊं, सर मैं इस्लाम छोड़ना चाहती हूँ। लो, बढ़ गया तेल लवा के, बढ़ गया तेल लवा के, मैं इस्लाम छोड़ना चाहती हूँ। लो जी, ये इस्लाम है या इंटरनेट का पैकेज है जो हर महीने चेंज करवा लिया। हाँ जी। हम्म। ये क्या है,
भाई कौन हो? कौन से सैयारे से आए हो? अच्छा, ये आपको कई बार देखने को मिला होगा। ऐसी सूरत में आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि जहालत का धंधा किस तरीके से ये आपको स्टेज के ऊपर नजर आता है और दिखाया जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक कॉन्सेप्ट को समझाने के ऊपर बड़ा तेजी से। इस्लाम में जहालत को बीमारी की तरह ट्रीट किया जाता है। याद रखना आपने। यही वजह है कि कुरान को शिफा कहा गया है। ठीक है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। कुरान में से हमने नाज़िल किया है जो शिफा है। ये शिफा जिस्मानी शिफा की बात नहीं, सिर्फ ये रूहानी शिफा की बात है। रूहानी शिफा जहालत का इलाज होता है। जहालत एक बीमारी है जिस बीमारी का धंधा किया जाता है। मिसाल के तौर पर और तरीके से समझ लें। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर बाकायदा पेशेंट्स की बीमारी का धंधा किया जाता है। पेशेंट्स का धंधा। बाकायदा इस पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल्स किसी आदमी को जो कि मर चुका होता है या अधमुआ होता है, उसके ऊपर किस तरीके से कमाई करते हैं। इसी तरीके से वो देखते हैं कि अगर अच्छी फैमिली आई है, तो जिन औरतों का सी सेक्शन भी सजेस्ट नहीं करते डॉक्टर, जिद के साथ उनका भी सी सेक्शन करवाते हैं ताकि 15-20 हज़ार इस फैमिली के साथ हम ले सकें। इसी तरीके से हमारे एक दोस्त से बड़ी प्यारी बात करते थे। वो कहते थे कि डॉक्टर पेशेंट से जब पूछे ना कि आपने कल क्या खाया था, तो अगर पेशेंट कहे कि मैंने कल पिज़्ज़ा खाया था या बर्गर खाया था या मैंने पास्ता खाया था, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये फैमिली खाती-पीती है। वो कहता है, "ओहो हो! आपको मैं कुछ 5-6 मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, साथ वाले मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा और जाके खाइएगा।" और अगर कोई बीमार आकर कहे, "डॉक्टर साहब, वो 2 दिन पुरानी दाल पड़ी थी और परसों की रोटी के साथ थोड़ा-सा पानी डाल के खा ली है, जनाब, मसला बन गया है।" तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये फटे-हाल फटीचर है, चिल्लर पार्टी से इसका ताल्लुक है। एक सिरप चिपकाओ और भाग जाए यहाँ से, नज़र ना आना अगली बार। हमारे पास इसका इलाज कोई नहीं है, जाएँ किसी डिस्पेंसरी में जाएँ। ये टेक्नीक होती है डॉक्टर्स की, इल्ला माशाअल्लाह। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर हालात बड़े खराब हैं। अच्छा, तो डॉक्टर इस तरीके से चूना लगाते हैं लोगों को। किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? इंसान की बीमारी का। चलें एक और मिसाल ले लें। वकील, लॉयर्स। जो लॉयर्स हैं, जो इज़ इक्वल टू लायर्स हैं, इल्ला माशाअल्लाह, यानी अच्छे लोग भी हैं। तो जो लायर्स होते हैं, ये लायर्स लोगों की गुर्बत का और उनके जुर्मों का और उनकी इस तरह की परेशानियों का फ़ायदा उठाते हैं। हुँ? वो फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, थैंक यू। बिल्कुल वही आयत है। वो फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि वो देखेंगे एक आदमी गरीब है, इसके ऊपर झूठी एफ़आईआर कट गई है। एक आदमी है, इसके ऊपर झूठा केस बन गया है। इसके ऊपर अफ़वाह या किसी ने जानबूझकर इस पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया है। ऐसी सूरत में वो लॉयर उस गरीब का फ़ायदा उठाने के लिए 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार फ़ीस ले लेता है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर और उस बेचारे को एक बार फँसा लेता है। स्टार्ट में कहता है इतनी फ़ीस है, बाद में कभी किसी पेपर के नाम पर, बाद में किसी फ़र्म के नाम पर, बाद में किसी डॉक्यूमेंट के नाम पर, बाद में किसी विटनेस के नाम पर, बाद में डेट के नाम पर, किसी न किसी नाम के ऊपर, जब तक उस अपने क्लाइंट से 20 से 25 हज़ार हथिया नहीं लेता, एक सिंपल से केस को जाने नहीं देता। तो यहाँ धंधा होता है एक इनोसेंट आदमी के ऊपर, वो धंधा करते हैं। सिमिलरली जहालत का धंधा होता है जाहिल के साथ। जब तक नौजवान यूथ जाहिल रहेगी